हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। ये आज हम ख़त्म कर लेंगे चैप्टर सो दैट आप इसको स्टडी कर सको बाद में। ओके, सो वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो वाटर पोल्यूशन इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, दैट इज़ कॉल्ड एज वाटर पोल्यूशन। जैसे एयर पोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि उसका नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अगर चेंज हो जाता है एयर का, तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोल रहे थे। वैसे ही अगर कुछ भी अनडिज़ायरेबल कंटेमिनेशन इन वाटर इफ़ इट इज़ सीन, तो वाटर का क्लैरिटी अगर चेंज हो गया, उसमें कोई केमिकल्स आ गए, उसमें कुछ अनडिज़ायर्ड चीज़ है, तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। सो द सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स द वाटर इज कॉल्ड एज वाटर पोल्यूटेंट। ये तो ईजी है। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि क्यों वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, सो कॉजेस आर, फर्स्ट इज discharge of untreated industrial and domestic sewage water into the water bodies is the main cause of water pollution। ठीक है, तो untreated industrial waste जो होता है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल से एनी इंडस्ट्री, ठीक है, एनी इंडस्ट्री, लेट अस टॉक अबाउट से जैसे कोल माइंस है। ओके, तो उसमें से भी बहुत सारा पानी आता है जो कि वेस्ट होता है, उसको भी हमें छोड़ना है। थर्मल पावर स्टेशन, उसमें से भी कोई ना कोई वाटर आउटलेट आता होगा जो भी वेस्ट है। या फिर देर आर मैनी अदर इंडस्ट्रीज लाइक लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, देर इज़ इंडस्ट्री लाइक क्लोथिंग इंडस्ट्री जो है, या फिर डाइंग इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे कपड़ों को कलरिंग किया जाता है। तो ये यहाँ से निकलने वाला जो पानी है, ये सब कुछ जो है वो वेस्ट वाटर है। और ये वाटर को अगर विदाउट ट्रीटमेंट अगर हमने ऐसे ही वाटर बॉडी में डाल दिया, तो उसकी वजह से जो चीज़ होती है उसको हम पोल्यूशन बोलते हैं। या फिर इवन डोमेस्टिक सीवेज, यानी कि जो सारा सीवेज थ्रू हाउस होल्ड आता है, वो भी अगर पानी में वैसे ही डाल दिया, तो उसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। Then there are other reasons also, like for example bathing of human beings and animals, or washing of clothes, carrying out of domestic activities like washing of utensils or anything near the lakes rivers can pollute the water body। ठीक है, तो विलेज एरियाज़ में आपने बहुत सारे बार मूवीज़ में और सब या फिर ऐसे भी देखा होगा कि वाटर बॉडी के पास में जनरली वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स किया जाता है, वॉशिंग ऑफ द एनिमल्स किया जाता है, बहुत सारे लोग नहाने चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि डिटर्जेंट हो गया, या फिर से अदर वेस्ट मटेरियल हो गया, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, ह्यूमन कंटामिनेंट्स हो गए, या फिर इवन से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब कुछ जो है वो पानी में एडअप होता है। तो इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कि केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है कि ये सब कुछ ड्रेन होके, एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड एवरीथिंग ड्रेन्स थ्रू द रेन वाटर एंड इज एडेड अप इनटू वाटर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं लीचिंग। यानी कि ये जो ड्रेनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इनटू द वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज लीचिंग, या फिर फर्टिलाइजर्स इनटू वाटर बॉडी इज कॉल्ड एज लीचिंग। सो सर्टन पेस्टिसाइड्स विच आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्टिविटी के थ्रू इनको हम क्लियर नहीं कर सकते, जैसे कि डीडीटी, ये क्या करते हैं, एक्वेटिक बॉडीज़ में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर वगैरह ये एक्यूमुलेट होते हैं, और इवेंचुअली वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आना शुरू हो जाते हैं थ्रू फूड चेन। ठीक है, और इवन फर्टिलाइजर्स जो है उसकी वजह से एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, वो होता है, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे दो टर्म्स बताई गई है, कि एक जो है कि एक्वेटिक एनिमल्स के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जाता है उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोसेस है, यानी कि वाटर जो है उसके अंदर जब पोल्यूटेंट जाता है तो वो कम क्वांटिटी में होता है, बट दैट पोल्यूटेंट इज एडेड अप एवरी डे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर रहने वाली जो फिश है वो उसको खाती है। अब फिश को खाता है कौन? फिश को खाता है ह्यूमन। ओके, सो ह्यूमन विल ईट मैनी फिशेस एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि उसके लाइफ टाइम में, तो ये एक बार में दो पेस्टिसाइड उसमें था, दो सपोज 2 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड पानी में था, तो ये 2 ग्राम ऑफ पेस्टिसाइड वो फिश के बॉडी में गया, 0.2 ग्राम्स गया होगा। ठीक है, तो अगर ये कम पेस्टिसाइड भी उसके बॉडी में गया, बट फिर भी ह्यूमन के लाइफ टाइम में वो कितना सारा फिशेस खा सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन्स, आफ्टर से सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जो पेस्टिसाइड ज़मीन में था वो कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा, पानी में जो था वो फिश के बॉडी में चलते जाएगा, और फिर भले ही वो फिश के बॉडी में जाने के बाद वो कम हो गया है, बट ह्यूमन के बॉडी में उसका मैग्नीफिकेशन होते जाएगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, जैसे कि हैवी मेटल पोल्यूशन डिसीजेस हो गए, या फिर पेस्टिसाइड इन्फेक्शंस हो गए। ये सारी चीज़ें जो है, ये केमिकल एक्यूमुलेशन इनटू ह्यूमन बॉडी स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल, यानी कि फूड चेन में, जैसे फिश इज़ ईटन अप बाय से बिगर फिश,
okay, or fish is eaten up by, or say algae is eaten up by fish and fish is eaten up by a bird, okay, कोई भी bird ले लो, किंगफिशर हो गया या फिर सीगल्स हो गए, ये लोग फिश खाते हैं, है ना, तो ये फिर बर्ड क्या कर रहा है, फिश को खा रहा है। तो अगर एल्गी के बॉडी में थोड़ा सा भी फर्टिलाइजर है, केमिकल फर्टिलाइजर, और वो फिश के बॉडी में चला गया, तो उसके इन रिटर्न जब वो बर्ड के बॉडी में जाता है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, बिकॉज एक एल्गी के अंदर थोड़ा सा पेस्टिसाइड होगा, एक फिश बहुत सारी एल्गी खाएगा तो उसके बॉडी में बहुत सारा पेस्टिसाइड आ जाएगा, और वैसे ही बहुत सारे बर्ड्स, एक बर्ड बहुत सारी फिश खाएगा तो अल्टीमेटली बहुत सारा पेस्टिसाइड जो वहाँ था या फिर बहुत सारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र वहाँ पे था वो बहुत सारा उस बर्ड के बॉडी में चले जाएगा। इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इनटू फूड चेन, तो दैट इज़ बीन टोल्ड हियर। एंड द अदर थिंग इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हम डिटेल में बाद में भी पढ़ने वाले हैं। तो यूट्रोफिकेशन इसको हम जनरली बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है। तो ये टर्म हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ऑयल लीक्स फ्रॉम द बोट एंड शिप, दे leave a trail of oil on the water surface, and in this process they pollute the river water and ocean water. Oil spills from the huge tankers also cause major worry because they affect marine animals, क्योंकि क्या हो जाता है कि पानी के ऊपर जब ये ऑयल स्पिल होता है, सो जनरली ये वाटर बॉडी है और इसके ऊपर सपोज ये ऑयल स्पिल है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होने वाला था इस जगह पे, ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ऑयल विल ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसके नीचे जो रहने वाली फिश है, ठीक है, इट विल नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इट विल नॉट बी एबल टू से गेट इनफ सप्लाई ऑफ वॉट एवर एयर इज़ रिक्वायर्ड, और वो ऊपर भी नहीं आ सकती है। इवन नीचे की फ़िश को हंट करने वाला कोई बर्ड अगर ऊपर होगा, ठीक है, तो ये बर्ड जब भी यहाँ पे डाइव करके अटैक करता है तो उस टाइम में उसके फेदर्स में ये ऑयल लगने की वजह से वो वहीं पे चिपक के उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द मेजर रीजंस वाई ऑयल स्पिल्स आर डिफ़िकल्ट, या फिर ऑयल लीक्स की वजह से होने वाले वाटर पोल्यूशन के हज़ार्ड्स हैं, ठीक है। Then effects of water pollution. So what does happen because of water pollution? So Ganga is one of the most famous rivers of India, and it sustains most of the northern, central and eastern region of India. So million of people depend on uh, it for their daily needs and livelihood. Recently the study of Worldwide Fund, that is WWF, found that Ganga is one of the most 10 endangered rivers in the world. So the pollution levels have been rising for many years. An ambitious plan to save the river called as the Ganga Action Plan was launched in year 1985. Now imagine in 1985 कितने साल हो गए, okay, but still we have not been able to say reduce the pollution, but rather Ganga is still one of the most एक्सट्रीमली एंडेंजर्ड रिवर्स इन इंडिया, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज क्यों हो रहा है ये, बिकॉज इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज कंटेन्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस विच मेक द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड बेथिंग. Chemical released include arsenic, lead and fluorides which lead to toxicity of plant and animal. तो ये जो है वो बहुत सारे heavy metals है या फिर pollutants है जिनकी वजह से गंगा का water unfit होता है for drinking, okay. Then untreated domestic sewage is released directly into the water body, becomes a breeding ground to number of waterborne diseases. So we have studied about these into microorganisms chapter कि बहुत सारे जो diseases है वो किस तरह से spread होते हैं, through water spread होते हैं। तो through water spread होने का reason क्या है, because many people residing near the banks of the river, तो वो लोग अपना अनट्रीटेड सीवेज वाटर ये सब कुछ रिवर में वैसे ही छोड़ देते, तो उनके डिसीजेस जो है वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे विल बी कैरिड इनटू द वाटर. सो इट लीड्स टू डिसीजेस लाइक कॉलरा और इवन टाइफॉइड एंड जॉन्डिस. ओके, देन next is oil spills are very harmful to aquatic animals and it leads to the destruction of marine life. So because of oil spills, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देता है, because of which the animals they cannot like say get the required amount of oxygen from the water, and because of this many animals they die. Then pollution of water also leads to the reduction of number of aquatic plants and aquatic animals due to the destruction of their habitat and nesting places. So because of pollution, क्योंकि वहाँ पे
से ज़्यादा अच्छा जगह नहीं है रहने के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हैम्पर हो जाती है, एनिमल्स जो है वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे मूव आउट हो जाते हैं, सो हेंस इट बिकम्स inhabitable place for other organisms also. Then ignition of arms and weapons releases large amount of mercury which is been deposited into even say water bodies. Then when water contaminated with mercury is used for drinking by the animals and humans, it causes numbness of limbs and tongue, because mercury is a heavy metal which causes pollution, okay, and it causes say जो अपने न्यूरॉन्स है उस पर वो सबसे पहले हमला करता है, ठीक है. इट कैन ऑल्सो लीड टू ब्लरी विजन एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एंड अदर डिसीजेस लाइक माइना मैटर डिसीज. सो माइना मैटर डिसीज इज वन ऑफ द फेमस हैवी मेटल पोल्यूशन डिसीज़. तो ये डिसीज़ जो है उसकी वजह से लोगों को नमनेस ऑफ हैंड्स लिम्स होने लग गया था, तो उसके बाद ही मर्क्यूरी पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा स्टडी हुआ है, ठीक है. सो माइना मैटर डिसीज़ का कॉज इज मर्क्यूरी पोल्यूशन. Then, so here comes eutrophication. तो eutrophication क्या है? So the entry of nutrient-rich water due to runoff and leaching of chemical fertilizers in the water bodies results in thick growth of algae, which is called as algal bloom, in many other weeds. So these plants cover the entire water surface is called as eutrophication. ठीक है. तो अभी इसको theoretically explain करने के पहले मैं आपको एक practical example देना चाहती हूँ कि everybody has seen Ramayana Talav and everyone has been seeing it since years, okay. So you have seen one phenomenon there that is called as eutrophication, that is algal bloom. कि आपने देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत सारे बार algae grow होना शुरू हो जाती है which covers the entire legs many years ago. अगर आपने इसको 4-5 साल पहले देखा होता तो आपने देखा होगा कि पूरा सरफेस पानी का जो है इट इज़ कवर्ड विद एल्गी, ठीक है. ऐसा लगता ही नहीं कि उसके नीचे लेक है, राइट. तो दैट इज़ यूट्रोफिकेशन. तो ये कंडीशन क्या होता है कि जनरली जो वाटर बॉडीज़ है, ठीक है, तो इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह लीच होने की वजह से, यानी कि उसमें बह जाने की वजह से इट क्रिएट्स अ फर्टिलाइज़र रिच पॉन्ड देयर, ओके. तो ये पॉन्ड जो है उसमें फर्टिलाइजर्स होने की वजह से प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाली चीज़ें, न्यूट्रिएंट चीज़ें हैं, तो फर्टिलाइजर्स आने की वजह से द एल्गी विल गेट gain advantage, it will gain fertilizers, it will gain nutrients from the water and it will start to grow profusely, very profusely, ठीक है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट जो है वो टॉप लोड में है, तो फिर वहाँ पे ऊपर में बहुत सारी एल्गी ग्रो हो रही है, उसको सनलाइट तो अबंडेंस में मिल ही रही है, ठीक है. एंड देन व्हाट हैपेंस इज उसकी वजह से इट लीड्स टू कवरिंग ऑफ द होल वाटर बॉडी. तो जैसे मैंने पहले भी ऑयल के बारे में बताया था, वैसे ही जब एल्गी भी ये पूरा सरफेस कवर कर लेती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन का ब्रेकिंग हो जाता है. एल्गल ब्लूम की वजह से क्या हो जाता है, फिर डेथ ऑफ इकोसिस्टम होना शुरू हो जाता है. वो क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन लेवल रीच टू अ पॉइंट वेर ये एल्गी है उसको यूज़ कर रही है, तो नीचे के ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है. दूसरा, एल्गल ब्लूम्स जो है वो ऑक्सीजन डिप्लीट करती है. सो एल्गल ब्लूम्स प्रिवेंट द सनलाइट रीचिंग द प्लांट्स एट द बॉटम एंड प्लांट्स डाई. सो ऑक्सीजन इन द वाटर इज डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ दिस. देन प्लांट फ्लरिश अपर सरफेस में. सो दीज पोल्यूटेंट्स कॉज एक्वेटिक प्लांट टू ग्रो एंड लीड्स टू द ग्रो ऑफ डकवीड एंड अदर थिंग्स. यानी कि ये प्लांट्स के नाम है, तो ऊपर में ये ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, तो लेक के अंदर में जो है वो लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाती है. एंड डीकम्पोजिशन, अब जैसे क्योंकि यहाँ पे सारी डेथ होना शुरू हो जाती है, तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करके वहाँ पे जो डीकम्पोजिशन है वो स्टार्ट कर देते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस, डेड प्लांट्स आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया एंड डीकम्पोजर्स विच यूज अप मोर ऑक्सीजन इन द वाटर. तो उनकी भी डेथ होना शुरू हो जाती है एंड अल्टीमेटली फिश एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट ऑल्सो डाइंग. तो जैसे ही कोई भी लेक में जब यूट्रोफिकेशन स्टार्ट होता है एंड इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट, तो वो लेक जो है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है. यानी कि वो लेक जो है उसमें से सारे ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. सो हेंस रिमूविंग द यूट्रोफिकेशन, रिमूविंग द एल्गल ब्लूम. एल्गल ब्लूम इसीलिए बोला बिकॉज एल्गी ब्लूम्स ऑन द सरफेस, है ना, बहुत सारी एल्गी भर जाती है वो सरफेस पे, तो इसीलिए इसको एल्गल ब्लूम बोला गया है. सो हेंस वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, दैट वाटर शुड नॉट बी पोल्यूटेड and lakes should not have pollutants into it, because of which the algae will start growing profusely, okay. So hence this is the eutrophication. Then
यहाँ पे कुछ डिसीजेस के नाम दिए हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन थ्रू वाटर, तो आप इसको याद कर सकते हो, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। देन प्रिवेंशन फ्रॉम वाटर पोल्यूशन, क्या क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए? सो बेदिंग एंड वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स नियर द वाटर बॉडी शुड बी अवॉइडेड, ये ईजी है, ठीक है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी ट्रीटेड, यानी कि उसमें से जो टॉक्सिक्स है, वो टॉक्सिन्स है, उनको रिमूव करना चाहिए और फिर उसको वाटर बॉडी में रिलीज करना चाहिए। देन pollution control rules should be enforced by the government strictly for the industries and domestic usage also. Then use of eco-friendly fertilizers यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स, herbicides should be encouraged। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन जो है, लीचिंग जो है वो नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें जो होती है वो नेचर को कभी हार्म नहीं करता है, राइट। तो बायो फर्टिलाइजर्स हो गया या फिर यूज़ ऑफ से मैन्योर्स हो गया, कंपोस्ट हो गया, इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का रन ऑफ जो है, लीचिंग जो है वो अवॉइड होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, राइट। तो इसकी वजह से हम ये प्रोसेस को, अपना जो लीचिंग प्रोसेस है उसको रोक सकते हैं, उसकी वजह से हम एल्गल ब्लूम्स को रोक सकते हैं। देन वी ऑल शुड फॉलो रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल रूल। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, वी कैन रीयूज़ द वाटर एंड वी कैन रिसाइकल द वाटर ऑल्सो। देन नेक्स्ट कंसेप्ट इज पोर्टेबल वाटर। व्हाट इज पोर्टेबल वाटर? इसके ऊपर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। सो पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड एज पोर्टेबल वाटर। सो इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, colorless, odorless and contains sufficient amount of dissolved oxygen, salts, minerals and it should be free from chemicals and microorganisms। तो ये उसकी conditions है, यानी कि drinking water कैसा होना चाहिए। Obviously nobody will want to drink a water which contains chemicals or contains microorganisms, और से normally even if we see water if it has a tinge of color, right, तो उसमें कभी भी, जैसे बारिश के दिनों में कभी कभी गंदा पानी दिखता है, तो ऐसा पानी पीने की इच्छा नहीं होती है ना। सो hence potable water should be colorless, it should be transparent, it should be odorless, it should not contain any kind of odor, otherwise it is not say drinking, पीने में उसको हमें सेटिस्फैक्शन नहीं आता, राइट। तो इट्स दीज आर द रूल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर पोर्टेबल वाटर। तो इस तरह से हमें वाटर को रखना ज़रूरी है, यानी कि एवरी वाटर बॉडी शुड कंटेन वाटर विच शुड बी पोर्टेबल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ये सारे नेचर के एक्टिविटीज़ हो गए या फिर हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गए, इनकी वजह से पोल्यूशन होते रहता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन simply do purification of water। Okay, so what we can do for purification of water? So for purification of water we can collect the water from rivers which is made free from firstly large pieces, dirts and it is pumped into the reservoir। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि simply वाटर क्लियरिंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि पानी जो रिवर से हम लिफ्ट करते हैं उसको हम सीव के थ्रू निकालते हैं। सीव यानी ऐसे छन्नी के जैसा होता है जिसमें अलग अलग साइज़ का ये विंडो होता है, ठीक है, यानी कि इसका साइज़ जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन से वेस्ट उसमें से निकल रहे। तो जैसे फॉर एग्जांपल रिवर से वाटर ले लिया और इसके थ्रू हमने डाल दिया, तो इसमें पेपर, प्लास्टिक बैग्स जो है वो ऊपर रह जाएगी, नीचे पानी आ जाएगा। फिर ऐसे करके हम सीव करके उस वाटर को से सेक्शन से उसको निकालते जाएंगे एंड देन इट इज़ स्टोर्ड इनटू अ रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर इज़ अ प्लेस वेयर वी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। Then second step is we allow the water to stand in the large tank so that it is suspended impurities should settle down। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी टेक्निक है, हम पानी को लेंगे और उसको उसी टैंक में कुछ देर के लिए रख देंगे। तो आपने बहुत सारे बार देखा होगा, घर पे भी हम पानी स्टोर करते हैं, तो पानी को वैसे ही रखने के बाद उसके अंदर के सारे इम्प्यूरिटीज़ नीचे आके रह जाती है, राइट, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, ऊपर का पानी रिमूव कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर का पानी ले लो, नीचे का पानी उसको फेंक दो, है ना, तो नीचे के सेडिमेंट्स के साथ उसकी इम्प्यूरिटीज निकल जाएंगी। सो देन नेक्स्ट इज वी पास द वाटर थ्रू सैंड बेड्स टू फिल्टर एंड रिमूव द इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़, यानी कि उसके अंदर जो अभी भी फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ रहेंगे, तो उनको हम क्या करेंगे, सैंड बेड के थ्रू फिल्टर करेंगे। तो सैंड जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डायटम के शेल्स के बना हुआ होता है और वो पोरस होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम सैंड के थ्रू वाटर पास करते हैं तो इन पोर्स के अंदर जो इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ अभी भी जो उसमें है, तो वो सारी उसमें ट्रैप हो जाती है और जो निकलने वाला पानी है वो क्लीन पानी निकलते जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस इज इट इज़ टेकन अंडर द एरेशन टैंक। तो एरेशन टैंक के अंदर हम क्या करेंगे, वाटर के अंदर फोर्सफुली वी हैव टू ब्लो
air into it, ठीक है. So under pressure then air is blown into the filtered water and this process is called as aeration. तो aeration की वजह से क्या होगा, जो भी उसमें harmful microorganisms है वो filtered water में वो उसके अंदर मर जाएंगे, ठीक है. Then वाटर इज़ देन क्लोरिनेटेड. तो क्लोरिनेशन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वी ऐड क्लोरीन इनटू द वाटर. सो इसकी वजह से क्या होता है कि सारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर किल्ड एंड इट इज़ प्रेजेंट एट दिस स्टेज एंड वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट बिकॉज क्लोरीन का उसके थ्रू क्लोरीन पोल्यूशन भी हो सकता है. इवन क्लोरीन इट अफेक्ट्स आवर टीथ एंड एवरीथिंग. सो हेंस वी शुड नॉट क्लोरिनेट वाटर इन लार्जर क्वांटिटीज and moreover microorganisms become immune to the usage of chlorine also. So hence we should not use larger amount of chlorine. जितना prescribed है उतना ही डालना चाहिए. So यहाँ पे वो एक diagrammatical method में बताया प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करना है. तो पानी लेना है अंदर टैंक के अंदर. सो वहाँ से हम इसको फ़िल्टर कर रहे हैं. यहाँ पे एक स्क्रीनिंग किया जा रहा है, यानी कि उसमें छन्नी के थ्रू उसको अंदर डाल रहे हैं. पंप के थ्रू वाटर हमने यहाँ पे कोर्स फिल्टर में डाल दिया, जहाँ पे उसके अंदर के सारे मोटी मोटी चीज़ें जो है वो निकाल देंगे. फिर यहाँ से हम इसको पास करेंगे सेडिमेंटेशन टैंक में. यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रह जाएगा और चीज़ें जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी. तो हम ऊपर का पानी निकाल लेंगे इनटू दिस टैंक, जिसमें फाइन फिल्टर्स है, सैंड फिल्टर्स है, और सैंड फिल्टर्स के थ्रू पानी यहाँ पे से ड्रेन होके इसके अंदर आएगा, जहाँ पे हम क्लोरीन इसमें डाल रहे हैं. क्लोरीन गैस इज बिन रिलीज्ड देयर और फिर उसमें से क्लोरीनेशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे और फिर इसको हम स्टोरेज टैंक में डालेंगे और फिर इसको हम घरों में और फैक्ट्रीज में भेजेंगे. सो दिस इज़ द प्रोसेस विच इज़ बिन अडेप्टेड इनटू दी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हमारे आजू बाजू में होते हैं. और ये फिर हमारे लिए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आने वाला पानी जो है वो यहाँ से आता है. Then various methods of purification. So what are other methods of purification? What we can do for purification of water? So we can do is simple techniques होती है. जैसे for example impure water can be purified by various methods like filtration, distillation, sedimentation, etc. So filtration क्या है? Filtration is the process of removal of insoluble impurities by passing through वाटर थ्रू फिल्टर और थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन. तो नॉर्मली कोई भी फ़िल्टर हो, जैसे मैश फिल्टर्स होते हैं या फिर वाटर फिल्टर्स होते हैं, तो इनके थ्रू जब भी पानी जाता है तो उसके अंदर की इम्प्योरिटीज़, इवन से चारकोल के फ़िल्टर्स होते हैं, तो ये सारे फिल्टर्स के थ्रू जब वाटर को हम डालते हैं तो उसके अंदर के सारे इम्प्योरिटीज़ उसमें ट्रैप हो जाती है और बाहर निकलने वाला पानी क्लीन पानी होता है, ठीक है. सेडिमेंटेशन या डिकैंटेशन इज इन दिस मेथड वी अलाउ द वाटर टू स्टैंड, यानी कि पानी को वैसे ही रखो कोई भी कंटेनर में, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग वाटर. तो स्टैंडिंग वाटर को वैसे ही रखो कुछ टाइम के लिए, ताकि उसके अंदर के जो सारे जो भी इम्प्योरिटी सस्पेंडेड है वो सारी कुछ देर बाद सेटल हो जाएंगी और फिर उसको हम सेडिमेंटेशन बोलेंगे. और फिर ऊपर का जो पानी है वो क्लियर पानी होता है. देन रिमूव दैट क्लीन वाटर इनटू अ कंटेनर एंड दिस प्रोसेस इज, जो रिमूवल है यानी कि ऊपर का पानी जब हम निकालते हैं तब उसको हम बोलते हैं डिकैंटेशन, ठीक है. सो दैट इज़ डन. देन लास्ट इज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिस्टिलेशन मेथड, जिसमें आपने देखा होगा कि नीचे हम बर्नर या फिर कोई भी फ्लेम सोर्स लगाते हैं, हीटिंग सोर्स लगाते हैं, एंड टू दैट हीटिंग ऑन द हीटिंग सोर्स वी पुट ए फ्लास्क, और उस फ्लास्क में हम फिर जाके एक पाइप लगाते हैं जिसके ऊपर एक वाटर जैकेट होता है, ठीक है. एंड देन एट दी एंड वी कलेक्ट द वेपर्स. ओके, तो यहाँ पे हम पानी डालेंगे, जो भी सारा हमें पानी प्योरीफाई करना है. नीचे से हीटिंग की वजह से क्या होगा, उसके अंदर के वेपर्स फ्यूम्स जो है वो 100 डिग्री पे ऊपर आना शुरू हो जाएंगी. वो इस ट्यूब में से अंदर आएंगी और इस ट्यूब में जब वो आएगी तो यहाँ पे ये कूलिंग जैकेट की वजह से वो ठंडी हो जाएगी और फिर यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स हम कलेक्ट कर सकते हैं. तो जो कलेक्टेड वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्योर H2O होता है, ठीक है. सो दैट इज़ डिस्टिलेशन मेथड, यानी कि यहाँ पे हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर निकाल सकते हैं. देन हाउस होल्ड मेथड्स, यानी कि घर पे हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं. सो डोमेस्टिक मेथड्स और फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स आर यूज्ड एट होम फॉर प्यूरिफिकेशन. तो वो कौन सी मेथड्स है. सो फर्स्ट इज डोमेस्टिक वाटर फिल्टर एंड प्यूरीफायर्स. सो स्पेशल वाटर फिल्टर्स और प्यूरीफायर्स आर नाउ डेज अवेलेबल इन स्कूल. सो आपने देखा होगा कि बड़ा सा एक वाटर कूलर होता है, फिल्टर होता है, उसके पीछे में 3 ऐसे लंबे ट्यूब्स के जैसे फ़िल्टर्स बैठे हुए होते हैं. घर पे भी एक्वागार्ड होता है, प्योरिट होता है, तो उसमें भी अलग अलग काइंड्स ऑफ फ़िल्टर्स है. आप अपने घर का फ़िल्टर भी देख सकते हो, उसमें क्या, उसके अंदर भी कैसा फ़िल्ट्रेशन टेक्निक है उसको भी आप
आराम से देख सकते हो. सो यू कैन सी कि फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है. सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वाटर फिल्टर कंसिस्ट ऑफ porous pot which is made up of clay or ceramic, and this porous pot acts as a filter and removes all the suspended impurities from the water. So filter must be cleaned periodically and it can be used for a longer time so that we can replace it. तो इसको हम प्यूरिफिकेशन के लिए, ये ट्रेडिशनल मेथड है जिसके थ्रू प्यूरिफिकेशन होता था. तो क्या करते थे, पॉट्स को एक दूसरे के ऊपर लगा देते थे एंड देन दे यूज्ड टू ऐड वाटर फ्रॉम द टॉप, यानी कि यहाँ पे ऊपर से पानी अंदर डाला जाता था. ठीक है. और यहाँ पे अलग अलग फिल्टर्स यूज़ किए. जैसे यहाँ पे ग्रेवल है, ग्रेवल जो है इट इज़ से बिगर साइज़ के थोड़े से पत्थर होते हैं ना, तो इनके थ्रू वाटर जब सीप इन होता है तो उसमें से मोटे वाली चीज़ें जो है वो फिल्टर आउट होती थी. फिर सैंड रहता था, सैंड इज़ फाइनर दैन ग्रेवल, तो इसमें से इवन फाइनर फिल्ट्रेशन होता है. फिर चारकोल, चारकोल में तो माइक्रो फिल्ट्रेशन होता है. सो इन चारकोल मेजॉरिटी फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस एंड देन लास्टली जो वाटर ट्रिकल होता है दैट इज प्यूरिफाइड वाटर, देन दैट वाटर वाज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग. सो दिस इज अ नॉर्मल ट्रेडिशनल होम फिल्टर विच वी कैन बिल्ड एट आवर होम ऑल्सो. ठीक है. तो ये मेथड के थ्रू प्यूरिफिकेशन किया जाता था. Nowadays we have प्यूरीफायर्स. तो यहाँ पे वाटर प्यूरीफायर्स के इमेजेस भी देखे हैं. अलग अलग प्यूरीफायर्स हम यूज़ करते हैं. तो ये कुछ नॉर्मल टाइप्स जैसे प्योरेट हो गया, इनमें इस तरह से फिल्ट्रेशन होता है. घर में पहले इस तरह के फ़िल्टर्स हुआ करते थे जिसमें एक कैंडल लगाया करता था. कैंडल जनरली जो होता है वो फिल्ट्रेशन करता है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ सिलिका और से सैंड. तो इसके थ्रू ये बना हुआ होता है जिसके थ्रू बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एवरीथिंग इज रिमूव्ड आउट एंड फिल्टर्ड वाटर इज़ कलेक्टेड हियर. ट्रिकलिंग के थ्रू इसमें कलेक्ट होता है और फिर टैप के थ्रू हम इसको पी सकते हैं. ठीक है. और इवन से वी हैव सच वाटर प्यूरीफायर्स जो कि एक्वागार्ड या फिर कैंट के फ़िल्टर्स आते हैं. तो ये जो फ़िल्टर्स है इसमें अलग अलग मेथड्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है. जैसे यूवी फ़िल्टर्स होते हैं. यूवी फ़िल्टर्स में वहाँ पे यूवी रेडिएशंस के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस आर किल्ड. और इवन देर आर आयन एक्सचेंज रेजिन्स उसमें होते हैं जिसको हम आरओ फ़िल्टर्स बोलते हैं, जिसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है. तो उसमें से सारे मिनरल्स एंड वॉट एवर अदर एक्सेसिव जो भी उसके अंदर आयन्स है, जो भी एक्सेसिव उसके अंदर से मिनरल्स है जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकते हैं वो भी निकल जाते हैं. तो ऐसे सारे फिल्टर्स जो है वो हमें मार्केट में मिलते हैं. दीज कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. देन वाटर प्यूरिफिकेशन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे मैंने पहले भी बताया, इज़ ऑल्सो यूज्ड एट डोमेस्टिक लेवल. इन दिस मेथड सी वाटर or saline water containing high salt content is taken into a tank and filtered through a semi-permeable membrane with high pressure. When it is applied on the sea water, pure water passes through the membrane on the other side can be used. तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा हुआ है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड, द वन विच अलाउज एंट्री ऑफ ओनली फ्यू सब्सटेंसेस. तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन लेते हैं जिसमें सी वाटर के अंदर के जो सारे सॉल्ट्स है और आयन्स जो एक्सेस अमाउंट में है जो हमें नहीं चाहिए उसको वो परमिशन नहीं देगा. रादर इट विल ओनली अलाउ द वाटर टू कम आउट थ्रू इट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पानी भरेंगे, सी वाटर या फिर जो भी उससे ब्रैकिश वाटर, इवन अपना जो बोरिंग का पानी होता है वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं. और इसको यहाँ से हाई प्रेशर दे रहे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ प्रेशर पड़ने की वजह से वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड देन वॉट एवर आयन्स एंड सॉल्ट्स है वो यहीं पे रह जाएंगे एंड वॉट एवर प्योर वाटर इट विल पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड देन वी कैन यूज़ इट हियर. ठीक है. सो इसीलिए आरओ फिल्टर्स जो है वो यूज़ होते हैं आजकल. Then here they've talked about World Environmental Club and World Environmental Day. आपको ये याद रखना है, it is celebrated on 5th June and people all over the world they take part into various activities. Plantations करते हैं, there are saplings distribution, Olympiads लिए जाते हैं और फिर जाके we can promote eco-friendliness into everyone and we should rather stick to this because अर्थ के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा पोल्यूशन कर लिया है. वी शुड स्टॉप पोल्यूटिंग मोर एंड मोर. ओके. सो दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट. सो हियर दे हैव गिवन सम एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो ऐड टू योर नॉलेज दिए हुए हैं. व्हाट इज़ BOD, COD, ये सब आप रीड कर लो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन वी कैन डिस्कस दीज लेटर. ओके. फॉर योर एग्ज़ाम अभी के लिए तो एयर पोल्यूशन पे आ रहा था सिर्फ,
बट देन लेटर ऑन नेक्स्ट जो अपनी फुल सिलेबस टेस्ट होगा उसमें वाटर पोल्यूशन के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी, आई विल सॉल्व देम देयर इटसेल्फ. जब भी अपना नेक्स्ट क्लास अलॉट होगा उसमें भी हम डाउट सेशन देंगे. सो बी रेडी विथ योर डाउट्स. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय, टेक केयर.